बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आर्हीनियस इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 11 को, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है, इसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे, इस टॉपिक में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और ये हम रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आया क्या रिलेशनशिप है, ये सारी बातें आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन है क्या। इसकी डेफिनेशन अगर आप सिंपल दो वर्ड्स में देखें तो आर्हीनियस इक्वेशन डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, आपको पता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, ऐसे ही है ना। रेट कांस्टेंट रिएक्शन के और उस रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको कौन स्टडी करता है, आर्हीनियस इक्वेशन। समझ लगी बात की। आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसी के नाम पर इसे आर्हीनियस इक्वेशन का नाम दिया गया। ठीक हो गया। ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन है K is equal to A e raised to power minus EA over RT. This is the Arrhenius equation. ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे आई, ये काफ़ी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, एक दो पेजेस की, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जस्ट ये इक्वेशन एट द जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो बताई गई है। इसकी प्रॉपर और डिटेल्ड डेरिवेशन आप आगे ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पर जाके करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, K स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। A का मतलब क्या है, A भी एक कांस्टेंट है और A स्टैंड्स फॉर आर्हीनियस कांस्टेंट। आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से इसे आर्हीनियस कांस्टेंट का नाम दिया। ठीक हो गया। E आपको पता है E का मतलब क्या होता है, इट इज़ द बेस ऑफ द लोगारिथम। ये लोगारिथम की बेस है जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोगारिथम को ख़त्म करते हैं तो लोगारिथम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो E रेज़ टू पावर समथिंग बन जाती है, ऐसे ही है ना। तो अगर हमने इस E को ख़त्म करना है तो लॉग लेंगे तो इसकी पावर सारी बेस की फॉर्म में आ जाएंगी, ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से E रेज़ टू पावर माइनस EA और RT जो है, इसमें EA का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। R का मतलब क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, जो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट समझ लगी बात की, जिसकी वैल्यू क्या थी 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल, याद है ना जनरल गैस इक्वेशन में। और T का मतलब क्या है, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। समझ लगी बात की। तो ये पूरी इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन है, K इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर माइनस EA ओवर RT। क्लियर हो गया। इस इक्वेशन से हमें क्या रिलेशन पता लग रहा है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान। यू कैन सी डैट यहाँ पर K जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस EA, ऐसे ही है ना। अगर हम EA और RT को बेस की फॉर्म में ले आएँ, इसकी पावर को ख़त्म कर दें, तो पावर को ख़त्म करेंगे जब बेस की फॉर्म में लेकर आएंगे इसको, तो उस केस में क्या होगा, ये EA जो होगा K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि K इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA। इज इट क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, जबकि EA ओवर RT था और टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखें तो टेम्परेचर के K क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस T। समझ लगी बात की, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस 1/T, जैसे मर्जी बोल लें। क्लियर हो गया। इज इट क्लियर। अच्छा, अब इन दो रिलेशन से हमें क्या बात पता लग रही है, आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन हो तो एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती है, और इन्वर्स रिलेशन में एक चीज़ बढ़े तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो हमारा पहला रिलेशन है K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA, इस रिलेशन से हमें क्या बात पता लग रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी के इंक्रीज होने से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आप कहेंगे यहाँ तो डायरेक्ट का साइन है तो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर EA के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन की वजह से पूरा मैकेनिज्म क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी रेट कांस्टेंट A जो है वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ लगी बात की। इसके बरक्स अगर हम ये वाला रिलेशन देखें जिसमें रेट कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो यहाँ पर टेम्परेचर के डिक्रीज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि नेगेटिव में है। समझ लगी बात की। ठीक है, उल्टा काम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी,
टेम्परेचर कम होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और आपको पता है अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। समझ लगी बात की? ठीक हो गया। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन हमें दो बातें बताती है कि K जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पूरी आर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका फ़ायदा क्या है, हमने क्यों पढ़ी ये इक्वेशन? इसका फ़ायदा, इसका पर्पस क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। अगर हमने किसी भी रिएक्शन की ई ए वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम आर्हीनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करके उस रिएक्शन की ई ए फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। तरीका क्या है? जो आर्हीनियस इक्वेशन थी K इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, इसका हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? नेचुरल लॉग, नेचुरल लोगारिथम लेंगे इसका। जब नेचुरल लोगारिथम लें, नेचुरल लोगारिथम को हम एल एन से शो करते हैं, ठीक है? तो हमने K का भी नेचुरल लॉग ले लिया और ये जो पूरी टर्म थी इसका भी हमने नेचुरल लॉग लिया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। समझ लगी बात की? अब जब ये फॉर्म आ गई है नेचुरल लॉग वाली, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है कि लोगारिथम के अंदर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो क्या होती हैं? प्लस होती हैं, और जो डिवाइड हो रही होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि A और E दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों प्लस फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब नेचुरल लॉग A प्लस नेचुरल लॉग ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। क्लियर? समझ लगी बात की? ये स्टेप आएगा। इसका मैंने डायरेक्ट स्टेप अगला कर दिया, क्या? नेचुरल लॉग K ऐसे ही आ गया, नेचुरल लॉग A भी ऐसे ही आ जाएगा प्लस, और जो ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी है, E की बेस को अगर हम खत्म, यानी नेचुरल लॉग में क्या होगा? पावर जो होगी वो बेस की फॉर्म में पीछे आ जाएगी, यानी माइनस ई ए ओवर आर टी ये बेस की फॉर्म में पीछे आ गया। आगे हमारे पास खाली क्या रह जाएगा? नेचुरल लॉग E रह जाएगा। तो नेचुरल लॉग E आ गया आगे। समझ लगी बात की? इस पॉइंट पे इश्यू तो नहीं है किसी को? क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखिए नेचुरल लॉग K एज सच, नेचुरल लॉग A एज सच। अब नेचुरल लॉग E जो होता है ना, नेचुरल लॉग E इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 की इक्वल होती है। तो जब ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास खाली क्या रह जाएगा? माइनस ई ए ओवर आर टी। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको फिर वही बैक वाली साइड पर जाएं तो लॉग में हमें पता है प्लस हो तो वो किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा डी सिंप्लीफाई कर दिया, नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई यानी प्लस साइन खत्म के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया, माइनस ई ए और आर टी मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब नेचुरल लॉग की जो वैल्यू होती है ना, ये फाइंड करना इनकन्वीनियंट होता है एक्सपेरिमेंटली। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको कन्वीनियंट करने के लिए इसको हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और वो क्या है? लोगारिथम, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है नेचुरल लॉग इज़ द इन्वर्स ऑफ द लॉग, ठीक है? ऐसे ही है। तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लोगारिथम, ठीक है? यानी जहाँ जहाँ नेचुरल लॉग है वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना। तो नेचुरल लॉग K की जगह क्या आ जाएगा? 2.303 लॉग K इज इक्वल टू माइनस ई ए और आर टी एज सच आ गया, ठीक है? अच्छा, अगर ये होता इस तरह से, यानी प्लस नेचुरल लॉग A, जैसे कि ये ऊपर वाली इक्वेशन थी, ठीक है? तो इसको प्लस ऐसे ही आगे नेचुरल लॉग की जगह क्या आ गया? 2.303 लॉग और आगे A एज सच आ गया। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया हुआ था ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और जब हम लोगारिथम की फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा से इसको डी सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस की फॉर्म में कर दिया। समझ लगी बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें जो है सिर्फ लॉग की फॉर्म में चाहिए, इस फैक्टर को ख़त्म करना है। तो इस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए हम इसी फैक्टर से, यानी 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे ये खाली रह जाएगा लॉग के इज इक्वल टू ये माइनस ई ए ओवर आर टी, और डिवाइड किया तो 2.303 आ गया डिवाइड में, प्लस ये डिवाइड किया ख़त्म हो गया तो log A रह गया खाली। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है ना एट द एंड, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली ये मैच करती है मैथ्स की एक इक्वेशन के साथ जो कि ये है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि इस इक्वेशन में फिट होती है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है।
और इसी वजह से इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यहाँ y से मुराद क्या है, y स्टैंड्स फॉर y एक्सिस, x स्टैंड्स फॉर x एक्सिस, जो ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। m का मतलब क्या होता है, m स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर m का मतलब होता है स्लोप। अब ये स्लोप क्या चीज़ है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। और c क्या है, c स्टैंड्स फॉर इंटरसेप्ट, ठीक है। c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। ग्राफ के अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी कर्व का, तो उस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटरसेप्ट लगाते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कुछ ना कोई चीज़, कोई एंगल फाइंड करने के लिए, कुछ भी फाइंड करने के लिए वो इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से। अब आप देखिए ये इक्वेशन एज सच इस इक्वेशन से मैच कर रही है। आप देखिए ये log k इज इक्वल, ये y की जगह आ गया, ठीक है। माइनस माइनस m जो है ये पूरा माइनस के आगे ई ए ओवर 2.303 r, ये पूरा क्या है, m के इक्वल आ गया। समझ लगी, मेरी बात को फॉलो करना है। ई ए ओवर 2.303 r, ये क्या है, m, मतलब ये स्लोप है। आगे क्या रह गया, 1/t, 1/t रह गया ना। 1/t क्या है, हमारा x एक्सिस है, ठीक हो गया। प्लस और c क्या है, ये पूरा log a, ये इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर। हमने पीछे बात की थी a क्या है, आर्हीनियस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होंगी, 2.303 भी कांस्टेंट वैल्यू है, r की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और a की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल्स क्या आ गए हमारे पास, एक log k और दूसरा 1/t, और एक ई ए वैल्यू है, उसे फिलहाल हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं स्लोप के अंदर। यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक log k और दूसरा 1/t। log k अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन किस फॉर्म में आ रहा है, y एक्सिस पर आएगा, और 1/t कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर। समझ लगी बात की। ये तो आपको पता होगा ना कि वो कौन सा वेरिएबल है जो x एक्सिस पर लेते हैं, डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट, फिजिक्स पढ़ते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से कौन सा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, जल्दी जल्दी बताएं। इंडिपेंडेंट, शाबाश। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक हो गया, समझ लगी बात की। अच्छा, तो यानी कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि आप देखें टेम्परेचर हमारा कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है 1/t, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब टेम्परेचर किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, उसके चेंज होने की वजह से log k की वैल्यू चेंज होगी। मतलब ये डिपेंडेंट है, और 1/t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ है, y एक्सिस पर हमने 1/t लिया और x एक्सिस पर हमने log k ले लिया। ठीक हो गया। इसका क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी ये, तो इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट आई। ऑपोजिट क्यों आई, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में थी। समझ आ गई। अगर तो ये पॉजिटिव में होता तो ऐसे लाइन आनी थी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है तो ऑपोजिट लाइन आएगी। है स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट आई। समझ आ गई बात की। फिर ये मैथ्स का एक रूल होता है, ग्राफ्स के अंदर क्वाड्रेंट्स देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा होगा। बहरहाल आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये बेसिकली इक्वेशन थोड़ी सी, ये आप देखिए जो कर्व है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ऐसे ही है ना, और बाकी सारी अंदर है। इसका मतलब ये एक यहाँ से क्वाड्रेंट आता है, एक यहाँ से क्वाड्रेंट, ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आती है, इसलिए थोड़ी सी उस तरफ है, बाकी इस तरफ है। समझ लगी बात की। अच्छा, तो बहरहाल अब जब ये हमारे पास जो कर्व आ गई है, जो हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आ गई है, इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जब हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल स्टैंड्स फॉर थीटा, थीटा इज एंगल। ठीक है, जब एंगल निकालना है इसका, तो हम उस पॉइंट से एंगल निकालते हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वाई एक्सिस के साथ कंसाइड कर रहा हो। और जब इसका एंगल निकालेंगे तो यू कैन सी डैट ये एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री तो नहीं बनेगा ना, 90 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से होती तो ये 90 डिग्री बन रहा होता, बट ये स्लो सारी पीछे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनेगा। और जब कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बने, और वो एंगल कौन सा हो, टेंजेंट हो, यानी टेंजेंट थीटा अगर 90 डिग्री से
ज़्यादा होगा तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है। याद रखिए, मैथ्स का रूल है, जब भी टेंजेंट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो थीटा का एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से हमारी जो ये स्लोप है वो नेगेटिव आई है, मतलब उल्टी स्लोप बनी। समझ लगी बात, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यानी कि इस पूरी फॉर्म के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो हमारी स्लोप है वो असल में क्या है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला में भी बताया था, -EA/2.303R, ऐसे ही है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया, स्लोप इज इक्वल टू -EA/2.303R। इज इट क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो स्लोप है हमारी, जिसकी वैल्यू क्या है, -EA/2.303R, इसमें से हम आसानी से EA फाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारा पर्पस था। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, ये जो डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस साइन, क्योंकि हमें तो बेसिकली EA चाहिए ना, हमें माइनस EA तो नहीं चाहिए, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी EA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303R। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम आर्हीनियस इक्वेशन को यानी कि इस्तेमाल किया, उसके ग्राफ को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन का जब ग्राफ बनाया जाता है आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आती है, ठीक है। हर रिएक्शन की स्लोप वैल्यू डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर डिफरेंट हो जाएगा। R तो जाहिर बात है, वो तो कांस्टेंट है ना, 8.3143, वो तो चेंज नहीं होना, 2.303 भी यही रहना। असल में ये स्लोप चेंज होगी, इस स्लोप की वैल्यू में चेंज आएगा, इसके चेंज आने से EA की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। समझ लगी बात की। तो इस तरह आर्हीनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन की स्लोप निकालेंगे और स्लोप को यूज़ करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का पता लगा देंगे, ठीक हो गया, समझ लगी। लास्ट बात, स्लोप जो निकालते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्लोप, स्लोप का यूनिट क्या होता है। स्लोप में आप देखिए फॉर्मूला क्या था, EA/R। EA यानी एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल, ठीक है ना, जूल पर मोल। और R का यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। जूल जूल से कट गया, पर मोल से कट गया, पर केल्विन रह गई, ऊपर आके क्या हो गया, केल्विन हो गया। यानी कि जो स्लोप होती है उसका यूनिट क्या होता है, खाली के, केल्विन। ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ में भी ये पूछा जा सकता है। द यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हीनियस इक्वेशन इज केल्विन। क्लियर हो गया, समझ लगी बात की। तो ले भी क्लास, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका पर्पस क्या है। फिर हमने आर्हीनियस इक्वेशन को यूज़ करके देखा कि हम किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन की। उसके नतीजे में हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखा, और लास्ट में हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करते हुए उसका आर्हीनियस इक्वेशन का ग्राफ और उसकी स्लोप को डिस्कस किया, और स्लोप को इस्तेमाल करके हमने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड किया, और एट द एंड हमने स्लोप का यूनिट देखा। किसी भी पॉइंट पर इशू हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।